दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा खौफनाक और दिल दुखाने वाली कहानियों में से एक है। ये कहानी है उन मासूम बच्चों की और एक इंसान के रूप में छुपे हुए दरिंदे की जो खुद को बेहद गंभीर बहस का नतीजा बताता है। इस केस ने पूरे पाकिस्तान और मीडिया को हिलाकर रख दिया था और कानून के फैसलों पर मुख्तलिफ सवालात खड़े कर दिए थे। 22 नवंबर 1999 के दिन डेली जंग के ऑफिस में एक पार्सल रिसीव होता है। ये पार्सल उस वक्त के क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के नाम पर आता है। जमील चिश्ती उस पार्सल को रिसीव करके अपने कैबिन लेकर जाते हैं और उस पार्सल को खोलते हैं। उस पार्सल के अंदर से बहुत सारी फोटोज मिलती हैं जो कि लगभग 8 से 17 साल के बच्चों की फोटोज थीं। हर फोटोज में एक छोटा सा टैग भी लगा हुआ था जिसमें उन बच्चों का नाम, उनकी उम्र और वो बच्चे कहां से बिलोंग करते हैं। साथ में एक लेटर भी था और एक डायरी। जमील चिश्ती जब उस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था कि मैं जावेद इकबाल, आज मेरा 100 बच्चों को मारने का टारगेट पूरा हुआ। मैंने 100 बच्चों को मर्डर किया और मैंने उन बच्चों की डेड बॉडी तेजाब से भरे ड्रम में डाल दी थी। ये कन्फेशन सिर्फ लफ्जों का नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात झूठ लगे तो आप लाहौर के रावी रोड 13B में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। जावेद इकबाल ने उसमें ये भी लिखा कि मैं अब रावी रिवर जाकर सुसाइड करने लगा हूँ। उस लेटर में जिस तरह तफसीली बयान किया गया था उसने जमील चिश्ती को खुद रावी रोड 13B में जाकर तलाशी करने में मजबूर कर दिया था। जमील चिश्ती अपने ऑफिस के कुलीग के साथ जब 13B रावी रोड पर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर ताला लगा होता है। वो पड़ोसी के घर से दीवार फलांगकर अंदर जाते हैं तो वहाँ ऐसी चीजें थी जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए थे। वहाँ बहुत सारी चप्पलें सजाकर रखी हुई थी जो कि 8 से 17 साल के बच्चों की थी। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें चिपकी हुई थी। बच्चों के कपड़े ठीक से फोल्ड करके रखे हुए थे और हर कपड़े के साथ टैग लगा हुआ था, उस बच्चे का नाम, उसकी उम्र और उसका इलाका। जब जमील चिश्ती घर के मजीद अंदर जाते हैं तो उन्हें एक कमरे के अंदर ड्रम रखा हुआ मिला। उस लेटर में इस ड्रम का जिक्र किया हुआ था। जब ड्रम खोला जाता है तो वो मंजर बयान करने के लायक ही नहीं था। उस ड्रम के अंदर उन बच्चों की लाश डिसॉल्व हो चुकी थी जिनको इस आदमी ने मर्डर करने के बाद डाल दिया था। ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए और उसको वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। इसके बाद मैंने कहा कि यार, डीलर को कहा कि आपने तो कहा यहाँ ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ, यहाँ तो इस बंदे ने सही लिखा हुआ 100 बच्चे। पुलिस को क्राइम सीन पर बुलाया जाता है। जिन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उन पेरेंट्स को भी जल्द ही वहाँ बुला लिया जाता है। उस दिन पुलिस ने 57 बच्चों की आइडेंटिफिकेशन की। जावेद इकबाल ने अपने कन्फेशन लेटर में लिखा था कि उसने 100 बच्चों को किडनैप किया, उनके साथ गलत हरकतें की, फिर उनको मर्डर कर दिया और उनकी डेड बॉडी को एसिड में घोल दिया। उस लेटर में जावेद ने यह भी लिखा था कि सबूत कुछ उसने अपने घर में छोड़ दिए हैं और जब जमील चिश्ती और पुलिस उस घर तक पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा वो बिल्कुल उस लेटर के मुताबिक ही था। उसके बाद पुलिस जावेद इकबाल को हर जगह तलाश कर रही थी। जावेद इकबाल ने अपने लेटर में लिखा था कि वो रावी रिवर जाकर सुसाइड करने वाला है। इस इकरार के बाद पुलिस लाहौर के हर कोने कोने में जावेद इकबाल को ढूंढने लगी, रावी के किनारे, गलियों, होटल्स और हर जगह, लेकिन ना कहीं जावेद इकबाल मिला और ना ही उसकी कोई डेड बॉडी। कुछ महीनों बाद 30 दिसंबर 1999 को डेली जंग के ऑफिस में एक रैंडम बंदा आता है और फौरन सरेंडर करता है। कहने लगता है कि मैं जावेद इकबाल हूँ जिसको पुलिस ढूंढ रही है। मैं ही हूँ वो शख्स जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी और कुछ ही देर में पुलिस ने डेली जंग के ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया ताकि जावेद इकबाल कहीं भाग न जाए। मगर जावेद इकबाल तो खुद सरेंडर कर रहा था। उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि वो अरेस्ट होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दुनिया को अपनी जबान से सारी सच्चाई बताएगा। ये सुनकर रिपोर्टर्स ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया। innocent children? You are directly responsible for that? Why? उसके लिए This is very sad. आपको ये नहीं करना चाहिए। ये बात नहीं है। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा।
किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह का? और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे ने 100 बच्चों का कत्ल क्यों किया और असल में कौन था ये जावेद इकबाल। जावेद इकबाल मुगल 1960 में लाहौर में पैदा हुआ। वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके माँ बाप के कुल मिलाकर 7 बच्चे थे। जावेद इनकी औलादों में 6 नंबर का था। ये खानदान अमीर था और उन्होंने अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की। किसी चीज की कमी नहीं थी, ना पैसे की न सुख सलामती की। जावेद इकबाल के भाई के मुताबिक जावेद बचपन से ही बहुत ही एग्रेसिव नेचर का था। अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो बेजुबान जानवरों को मारकर खुश होता था और अगर उसके माँ बाप कभी उसे किसी चीज का इनकार करते तो वो रो धोकर उन्हें मना लिया करता था। यानी छोटी सी उम्र में ही जावेद के अंदर वो साया पैदा हो रहा था जो बाद में इंसानियत के लिए एक दर्दनाक कहानी बन गया। जावेद इकबाल ने लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से इंटर कंप्लीट किया। इंटर के फौरन बाद उसके वालिद ने उसके लिए एक छोटी सी लोहार की वर्कशॉप खुलवा दी। यहाँ से जावेद इकबाल ने अपना काम शुरू किया। वो अक्सर छोटे बच्चों को काम पर रखता था क्योंकि जैसे कि ये चीज आज भी बहुत आम है कि बच्चों को बहुत कम सैलरी दी जाती है, तो एक रीजन तो जावेद इकबाल का ये भी था। जावेद का असल टारगेट ये छोटे बच्चे ही होते थे क्योंकि जावेद इकबाल एक शख्स था जो इन बच्चों के साथ नफरत अंगेज और गलीज हरकतें करता था। लोग अक्सर पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट्स करते, मगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जावेद एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था और हर दफा उसके फादर अपनी ताकत और पैसे का सहारा लेकर उसे बचा लिया करते थे। जावेद की गलीज हरकतों का उसकी फैमिली को भी अंदाजा हो चुका था और इसी वजह से जावेद के घर वाले उसे बार बार शादी करने पर मजबूर करते, मगर जावेद हर दफा इनकार कर दिया करता क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बच्चों की तरफ अट्रैक्शन रखता था और इस वजह से उसे शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब उसके घर वालों का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया तो आखिर में एक दिन जावेद शादी के लिए राजी हो गया, मगर उसकी एक शर्त थी कि वो अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करेगा। जैसे तैसे शादी हो गई। घर वालों ने सुकून का सांस लिया, मगर ये रिश्ता ज्यादा देर तक न चल सका। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर जावेद की तलाक हो गई और उसके बाद वो फिर से वही जावेद बन गया जो सिर्फ बच्चों के पीछे भागता था। 1993 में जावेद के फादर की डेथ हो जाती है और जावेद के फादर की प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है और हर बहन भाई को 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। उस टाइम पर 30 लाख रुपए एक अहमियत रखते थे। जावेद अपने हिस्से के पैसे लेकर अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। उसके बाद वो अपना एक घर खरीद लेता है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज थी। जावेद एक लग्जरी घर में रहना शुरू कर देता है और ऐश से अपनी जिंदगी गुजारता है। अपने शौक जैसे बच्चाबाजी करना, आए दिन नए बच्चों के साथ गलत काम करता था। उसने बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लाहौर के एक छोटे से इलाके में गेमिंग आर्केड भी खोला हुआ था। उस दौरान गेमिंग एक नई चीज थी और छोटे बच्चे उसे खेलने आते थे। वहाँ बच्चों की भीड़ होती थी और जावेद इस चीज का फायदा उठाया करता। जावेद जानबूझकर वहाँ पैसे फेंकता और फिर एक एक कर उन बच्चों की तलाशी करता। तलाशी करने के बहाने वो बच्चों को गलत गलत जगह पर टच करता था और अगर जिस बच्चे ने पैसे उठाए होते वो उस बच्चे को सजा के तौर पर और ब्लैकमेलिंग के जोर पर उसके साथ गलत काम करता था और बच्चों का मुंह बंद करवाने के लिए वो पैसे भी खर्च करता था और अच्छे अच्छे खाने भी खिलाया करता था। कुछ बच्चे तो किसी को कुछ नहीं बताते थे और कुछ बच्चे घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया करते थे। जावेद ज्यादातर 7 से 8 साल के बच्चों के साथ ऐसे घटिया काम करता था जिनको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। उस इलाके के हर माँ बाप को पता चल चुका था कि जावेद के गेमिंग आर्केड में क्या होता है और कई माँ बाप ने अपने बच्चों को वहां जाने से भी मना कर दिया था। जावेद ने लाहौर के मुख्तलिफ जगह पर स्विमिंग पूल, जिम और मुख्तलिफ ऐसी एंटरटेनमेंट की जगहें खरीद कर खोल रखी थी जहां अगर कोई बच्चा आता तो जावेद इकबाल उसके साथ भी वही गलत काम करता और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए अंधा पैसा खर्च करता था। जावेद को उसके रिलेटिव्स कई बार समझाया करते थे कि तुम अपने पैसे को सेव करो, ये पैसा तुम्हारे काम आएगा, पर जावेद का कहना था कि मैं इन पैसों को अपने हर शौक के लिए पूरा करूंगा और जिस दिन मेरा पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन मैं खुद की जान ले लूंगा। हमारे अजीज़ों में से किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेज़ी से जो पैसा खर्च कर रहे हो कल को तुम ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कन पट्टी पे रखूंगा, गोली मारूंगा। अच्छा, इस किस्म का जुनूनी उसकी बातें थी।
सितंबर 1998 में जावेद 2 बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर में ले आता है। वो बच्चों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो बच्चों के हाथ जावेद के घर रखी हुई एक राइफल हाथ लग जाती है। वो बच्चे अपने आप को बचाने और प्रोटेक्शन के लिए राइफल का पिछला हिस्सा जावेद के सर पर मार देते हैं, जिससे जावेद का सर फट जाता है। जावेद का शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी जावेद के घर आ जाते हैं। जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो हर तरफ खून ही खून लगा हुआ होता है और जावेद बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा होता है, जिसके बाद जावेद को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है और जिन बच्चों ने जावेद को जख्मी किया था वो बच्चे भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बता देते हैं जो जावेद ने उन बच्चों के साथ करने की कोशिश की थी। जिन बच्चों के साथ जावेद ने गलत काम करने की कोशिश की थी वो बहुत ही पहुंचे हुए लोग थे और एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग रखते थे। उन बच्चों के पेरेंट्स ने सोचा कि अगर ये बात सबके सामने खोली गई तो उनकी फैमिली की इज्जत खराब हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर इस केस को अनऑफिशियली फेस करने को कहा। जब जावेद इकबाल हॉस्पिटल से रिकवर होकर अपने घर आ जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करना तो एक बहाना था। उन बच्चों के फादर ने पुलिस वालों से जावेद को अनऑफिशियली अरेस्ट कर टॉर्चर करने को कहा था। टॉर्चर करते वक्त पुलिस ने जावेद इकबाल को 100 बार लकड़ी से मारा था। जावेद को इतना मारा जाता है कि जावेद बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने की वजह से जावेद को फिर से लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद पता चलता है कि जावेद कोमा में जा चुका है। उस टाइम पर जावेद के घर से कोई मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जावेद की माँ उससे रोज मिलने आया करती थी और जावेद की ही प्रॉपर्टी से कुछ पैसे लेकर जावेद की ट्रीटमेंट करवा रही थी। वो रोज अपने बेटे से मिलने आती और रोज अपने बेटे को देखकर रोने लगती। उन्हें काफी बुरा लगता था कि जावेद की फैमिली उसे अपनाने को राजी ही नहीं थे और जावेद अकेला पड़ चुका था। उसकी ये मेडिकल कंडीशन देखकर जावेद की माँ की आंखों में आंसू आते थे। जावेद उस टाइम पर कोमा में था, लेकिन वो सब कुछ सुन सकता था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे सकता था। वो रोज अपनी माँ को रोता देखकर उनको कभी जवाब ही नहीं दे पाया, क्योंकि 22 दिन बाद जावेद को होश आता है और होश आते ही पुलिस वाले उसे सोडोमी एक्ट के तहत फिर से जेल भेज देते हैं। जावेद 6 महीने के लिए फिर से जेल में चला जाता है। जब जावेद जेल से रिहा होता है जब तक उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। इस बात से जावेद को काफी बड़ा सदमा लगा हुआ था। उसको लगा कि उसकी माँ उसको ऐसी कंडीशन में देखकर टेंशन में रहकर मर गई। जावेद की नजर में अब ये दुनिया काफी बुरी बन चुकी थी। जावेद ने उस दिन ठान ली थी कि जिस तरह उसकी माँ आंसू बहाने में मजबूर हुई, अब वो इसी तरह 100 बच्चों की माओ को रुलाएगा। जावेद के ऊपर जो केस चल रहे थे और जो मेडिकली सिचुएशन थी उसमें जावेद की सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी और अब जावेद के पास ज्यादा पैसा नहीं था। और फिर जावेद ने लाहौर के रावी रोड 13B में एक मकान रेंट पर ले लिया और वहां के मकान से ही वो अपना घटिया काम शुरू कर देता है। जावेद ने लाहौर के दाता दरबार को अपना हंटिंग स्पॉट बना लिया था, क्योंकि आज भी वहां काफी आवाम आती है। वहां काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर से भागे हुए होते हैं। जावेद उन बेसहारा बच्चों को टारगेट करता था। वो उन बच्चों को खाना खिलाने के बहाने अपने घर ले जाता था और शुरू में उनकी काफी खातिरदारी करता था। जावेद 20 जून 1999 को पहली बार 14 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर ले आता है, जो कि पाकिस्तान के हाफिजाबाद से ताल्लुक रखता था। घर लाने के बाद जावेद उन बच्चों की फोटोज लिया करता था और एक डायरी में उन बच्चों की डिटेल्स भी लिखा करता था, जिसमें उन बच्चों का नाम, उनकी उम्र और वो कहां से बिलोंग करते हैं। ये सब करने के बाद जावेद उन्हें खाने के लिए खाना और पहनने के लिए नए कपड़े देता था और उन बच्चों के पुराने कपड़ों को वो अच्छे से पैक कर अपने घर के एक कॉर्नर में रख दिया करता था। वो बच्चे भी जावेद से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें पहनने के लिए नए कपड़े और खाने के लिए अच्छे खाने मिलते थे। वो खुश होते थे और जावेद पर भरोसा कर लिया करते थे। जावेद ने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अपने घर पर टीवी लगाया हुआ था। उस दौर में टीवी होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में टीवी बहुत कम हुआ करते थे। जब बच्चे उस टीवी पर इन्वॉल्व हो जाते थे तो जावेद पीछे से आकर एक चेन से उनका गला घोट दिया करता, जिसके बाद बच्चे का दम निकल जाता था। उसके बाद जावेद उस बच्चे की डेड बॉडी को एक हाईली एसिड ड्रम में उनकी डेड बॉडी को डाल दिया करता था। एसिड से भरे ड्रम में उनकी बॉडी को डिसॉल्व होने देता और सुबह तक इन बच्चों का नामो निशान मिट चुका हो। फिर जावेद
जावेद अपने क्राइम पार्टनर 17 साला साजिद हम्माद और 15 साला मोहम्मद नदीम के सहारे उस ड्रम को रावी रिवर में बहा दिया करता था और ये सब जावेद ने 100 बच्चों के साथ 147 दिन में किया था। 18 फरवरी सन 2000 को जावेद का कोर्ट के सामने फर्स्ट ट्रायल था और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर दे, क्योंकि उसने खुद आकर सरेंडर किया था। उसने पुलिस को खुद एविडेंस दिए थे, लेकिन फिर भी अपने आप को इनोसेंट होने का क्लेम करता है। उसका पहले तो ये कहना था कि उसने ये सब इसलिए किया कि जो बच्चे बाहर रोड पर रहते हैं ताकि बच्चे इस डर के मारे रोड पर ना रहे, अपने माँ बाप को ना छोड़ें। 9 मार्च 2000 में जावेद का सेकंड ट्रायल होता है। उस दिन भी वो खुद को इनोसेंट रखने की फुल कोशिश करता रहा और इस दफा इसने अपनी स्टेटमेंट भी चेंज कर दी थी। इस दफा उसका कहना था कि ये सब फेक न्यूज थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, वो बस पब्लिसिटी चाहता था और फेमस होना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला और आज उसका मकसद पूरा हो गया है। उसका कहना था कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन ही नहीं था, क्योंकि जावेद ने खुद प्रूफ दिया था। तमाम एविडेंस पुलिस और पब्लिकली सामने थे। लेकिन थर्ड ट्रायल 15 मार्च सन 2000 को जावेद कोर्ट में गिल्टी पाया जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जावेद को ऐसी सजा सुनाई गई जो आज तक एशिया के किसी भी मुल्क में किसी को भी नहीं दी गई थी। उस टाइम में सेशन कोर्ट के जज अल्लाह बख्श ने उसे ऐसी सजा सुनाई कि जिन बच्चों को जावेद ने जिस चेन से गला घोटकर मारा था, उसी चेन से इसका गला घोटा जाएगा, वो भी मीनारे पाकिस्तान के सामने और उन सारी माओं के सामने जिन बच्चों को उसने मारा था। उसके बाद जावेद की बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे, फिर उसे एसिड में डाल दिया जाएगा। ये सजा बहुत भयानक थी जो आज तक किसी मुजरिम को नहीं दी गई। इस सजा के बारे में जब इंटरनेशनल मीडिया को पता चलता है तो इंटरनेशनल मीडिया इसको इम्पोज कर देती है और ह्यूमन राइट्स भी इस सजा को इम्पोज कर देते हैं, क्योंकि ये सजा ह्यूमन राइट्स वायलेंट कर रही थी। लेकिन कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट फिर भी चेंज नहीं की और जावेद को ये सजा फिक्स कर दी जाती है। और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करने से जुर्म जो है कजाकिस्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिसॉल्व करने की सजा दी जाए। जावेद के साथ उसके क्राइम पार्टनर 17 साला साजिद को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और दूसरे पार्टनर नदीम जो कि 15 साल का था उसको 182 साल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी में एक और ट्विस्ट भी आता है। जावेद को सजा देने से पहले जावेद और उसके क्राइम पार्टनर साजिद को लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया, जो कि हाईली सिक्योर्ड जगह थी जहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता था और कोई किसी को मार नहीं सकता था। वहाँ साजिद अलग सेल में और जावेद को अलग सेल में रखा गया था। 8 अक्टूबर 2001 को रात के अराउंड 2 बजे जावेद और साजिद अपने सेल में फांसी से लटके हुए मारे जाते हैं। उन दोनों ने अपने अपने सेल में सुसाइड कर ली थी और इस डेथ को सुनने के बाद ये केस यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है। इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है और इस केस ने पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।